नमस्कार खुशियों की सवारी। हेलो, आपके लिए एक पिकअप है। उत्तराखंड में गूंज रही खुशियों की किलकारी, जच्चा बच्चा की सुरक्षा और सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित कर रही खुशियों की सवारी। उत्तराखंड का मातृत्व रहे सुरक्षित और खुशहाल, इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खुशियों की सवारी योजना की सेवा आरंभ कर दी गई है। खुशियों की सवारी राज्य के सभी जनपदों में मातृत्व शक्ति की सेवा के लिए तैनात है, जिसमें लगभग 126 एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु अस्पताल ले जाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 102 भी जारी किया गया है, जिस पर कॉल करने पर खुशियों की सवारी तुरंत घर पहुंचकर महिलाओं को अस्पताल पहुंचाकर सुरक्षित प्रसव में सहायता कर रही है। यही नहीं, गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के बाद जच्चा बच्चा को चिकित्सक के परामर्श के बाद यही खुशियों की सवारी उनके घर के आंगन तक पहुंचाती है। सुरक्षित प्रसव हो, जच्चा बच्चा रहे स्वस्थ और सुरक्षित, इसी उद्देश्य के साथ उत्तराखंड सरकार लाई है खुशियों की सवारी। मातृशक्ति को मिल रहा उत्तराखंड सरकार का साथ, उत्तराखंड सरकार की खुशियों की सवारी से मिल रहा मातृशक्ति को लाभ। कोविड महामारी के मुश्किल दौर में लोगों की सुरक्षा कवच बनी वैक्सीन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने इसी आवश्यकता को समझते हुए अपने नागरिकों के कोविड वैक्सीनेशन का 100% लक्ष्य पूरा किया। हिमालय के पहाड़ों के उस पार पहुंच करके लोगों के पास जाना इतना कठिन होता है, ये हम भली भांति जानते हैं। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करना वाकई आप सब अभिनंदन के अधिकारी। उत्तराखंड राज्य में 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचा पाए, उनको वैक्सीन लगा पाए और मुफ्त की वैक्सीन हमको उन्होंने दी है। इसके लिए मैं मोदी जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। और हमें खुशी है कि आज हमारे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और लक्ष्य जो है कम से कम 3 महीने पहले हमने पूरा कर दिया है। राज्य में जारी दूसरी डोज की वैक्सीनेशन ड्राइव के अंतर्गत भी अभूतपूर्व कार्य करते हुए राज्य सरकार अपने लक्ष्य को जल्द पूरा करने वाली है। वैक्सीनेशन के इस शुभ कार्य में पूरी प्रतिबद्धता से समर्पित राज्य सरकार अपना 100% योगदान दे रही है। अपने नागरिकों को कोरोना के साए से मुक्त, सुरक्षित एवं स्वस्थ जीवन का अवसर सुनिश्चित करना उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकता है। अगर आपने कोविड की पहली डोज लगवा ली है तो समय पर दूसरी डोज अवश्य लगवाएं। नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति हर कदम तैयार, विकास पथ पर बढ़ती उत्तराखंड सरकार। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं सभिया। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें साथ से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पिथौरागढ़ पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शहीद सम्मान यात्रा में हुए शामिल, बोले मिट्टी इकट्ठा करने में न छूटे किसी भी शहीद सैनिक का घर। 2 दशक से जो दिग्गज नहीं कर सके वो सीएम धामी ने कर दिखाया। 21 साल बाद सुलझे परिसंपत्ति विवाद के बाद जनता के बीच बड़ा भरोसा, सुरक्षित हाथों में है अब उत्तराखंड। कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद प्रदेश में तीर्थ पुरोहितों ने आवाज की बुलंद, वापस लिया जाए देवस्थानम बोर्ड का फैसला। सवाल, मोदी सरकार की तर्ज पर क्या सरकार लेगी फैसला वापस? और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान, परिसंपत्ति विवाद के निपटारे के दावे को बताया झूठा। कहा उत्तराखंड के अधिकारों को यूपी को बेचा, भविष्य में होगा नुकसान।
हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मणेगांव में पहुंचकर शहीद हवलदार कुंदन सिंह को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जौलखेत में शहीद सम्मान यात्रा में भी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान सैनिक और पूर्व सैनिक के परिजन भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सैन्य धाम के निर्माण में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। निर्माण कार्य में खानापूर्ति और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी शहीद सैनिक के घर आंगन की मिट्टी छूटनी नहीं चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ कर चुके हैं। इस यात्रा के जरिए सैन्य धाम निर्माण के लिए शहीदों के आंगन से मिट्टी को इकट्ठा किया जा रहा है। इस यात्रा का पहला शुभारंभ वहां पर हुआ था, जिसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी आए थे। वहां पर केंद्रीय विद्यालय, चूंकि लंबे समय से वहां मांग है, उसके लिए जो भी औपचारिकताएं हैं वो हमारी सरकार करेगी। वहां के शहीदों के सम्मान में हम वहां पर केंद्रीय विद्यालय खोलने की सारी औपचारिकताएं पूर्ण करके केंद्रीय विद्यालय वहां पर खोलने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजेंगे। सवाड़ में स्मारक की भी देखरेख नहीं हो पा रही है, उसकी देखरेख के लिए भी जो जरूरी वहां पर कर्मचारी हैं उनकी व्यवस्था की जाएगी। तो मैं समझता हूं कि यह 5वां धाम होगा इस उत्तराखंड की धरती पर, बहनों भाइयों। और मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा, गणेश जी को भी मैं कहना चाहता हूं, यह सैन्य धाम जो बनना चाहिए ऐसा वैसा सैन्य धाम नहीं बनना चाहिए, औपचारिकता पूरी नहीं की जानी चाहिए। जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उन शहीद परिवारों से मिट्टी वहां आनी चाहिए और ठीक तरीके से कलश में उसकी वहां पर पूजा विधिवत की जानी चाहिए। तब सैन्य धाम का निर्माण प्रारंभ होना चाहिए। और यह भी संकल्प होना चाहिए कि भविष्य में भी जो भी हमारे उत्तराखंड के बहादुर भारत भूमि की रक्षा करने के लिए अपनी शहादत देंगे, उन परिवारों की भी मिट्टी यहां आएगी और सैन्य धाम में ही वह स्थापित की जाएगी। यह भी संकल्प लेने की आवश्यकता है। और मैं तो यह भी कहना चाहूंगा, वहां पर इस प्रकार की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि ठीक तरीके से जितने भी शहीद हुए हमारे उत्तराखंड राज्य के, सभी का नाम और गांव यह वहां पर अंकित होना चाहिए। उत्तराखंड के अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वो कर दिखाया जो उत्तराखंड के दिग्गज सीएम भी 21 सालों में नहीं कर पाए। इसकी मुख्य वजह है युवा मुख्यमंत्री की युवा सोच और सरलता से मसले सुलझाने वाली वो बुद्धिमत्ता जो किसी को भी अपना कायल बना सकती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अलग होने के बाद उत्तराखंड को 21 सालों तक अपने हक के लिए इंतजार करना पड़ा। ये कार्य राज्य के गठन के तुरंत बाद हो जाना चाहिए था, लेकिन दोनों राज्यों के नेताओं और नौकरशाहों के बीच कई बार की बैठकों के बाद भी परिसंपत्ति विवाद मामले पे सहमति नहीं बन सकी। उस वक्त भी नहीं जब दोनों राज्यों की सत्ता की बागडोर बीजेपी के हाथों में थी। ऐसे दौर कई बार आए लेकिन मसला सुलझ नहीं सका। हालांकि इससे पहले ही ये विवाद आपसी सुलह समझौते की संभावनाओं को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था। दोनों राज्यों के बीच विवाद बढ़ने पर करीब 1 दशक पहले सुप्रीम कोर्ट को दखल देकर यथास्थिति कायम रखने के आदेश देने पड़े थे। समय बीतता गया और साल दर साल मुख्य सचिव से लेकर मुख्यमंत्री स्तर तक बैठकों के दौर चलते रहे। इन सब कवायदों के बाद नतीजा वही ढाक के 3 पार। वक्त गुजरने के साथ साथ यूपी से अपने अधिकार वाली संपत्तियों को हासिल करने की उम्मीद कमजोर पड़ती जा रही थी। योगी सरकार के कार्यकाल में भी शीर्ष स्तर पर बैठकें हुई, लेकिन कामयाबी सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री धामी ने हासिल की। धामी की सूझबूझ और सटीक तर्कों से योगी आदित्यनाथ संतुष्ट नजर आए और ऑन द स्पॉट फैसला हो गया। धामी की ये विशेषता उनकी सरलता और मिठास के साथ मिलकर एक ऐसे सफर का आगाज करती है जो आम आदमी के ख्वाबों से जुड़ा है। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। खटीमा में सीएम धामी ने गंगा स्नान पर्व के मौके पर मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम धामी ने सभा को संबोधित करते हुए यूपी उत्तराखंड के बीच हुए परिसंपत्ति समझौते पर कहा कि काफी वक्त से जिन मुद्दों पर चर्चा रुकी हुई थी उन मुद्दों पर अब चर्चा हो गई है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री स्तर की जब हमारी बैठक हुई और उस बैठक में सारे बिंदुओं पर एक एक करके सारे बिंदुओं पर कल सहमति बन गई और हमारे सारे के सारे जितने भी मामले थे उनका सबका कल समाधान हो गया। वहीं खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएसडी कैंटीन का उद्घाटन किया। इस सीएसडी कैंटीन के खुलने से 10,000 सैनिक और पूर्व सैनिक के परिवार लाभान्वित होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने 122 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही साथ सीएम धामी ने नागरिक चिकित्सालय पहुंचकर ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू और सीसीयू का रिबन काटकर शुभारंभ किया। इसके साथ ही धामी ने 2 एम्बुलेंस, जिनमें पहली एम्बुलेंस को बग्गा और दूसरी एम्बुलेंस को चांदपुर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 5 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया। इस क्षेत्र के हमारे जो हजारों हजार सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनकी लंबे समय से यहाँ पर मांग थी कि सीएसडी कैंटीन यहाँ पर खुलनी चाहिए। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि सीएसडी कैंटीन यहाँ पर खुल गई है और इस क्षेत्र के 10,000 से भी ज़्यादा सैनिकों को और पूर्व सैनिकों को सीधे सीधे इसका लाभ मिलेगा। मैं इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, हमारे देश के रक्षा मंत्री जी का और हमारे सेना के सभी अधिकारियों का, सभी का जिन्होंने इसमें सहयोग किया है, इस क्षेत्र के सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का, जिन्होंने इसके लिए, यहाँ की जनता का, जिन्होंने इसके लिए लगातार संघर्ष किया है, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। तीनों कृषि कानून के वापस लिए जाने के बाद क्या उत्तराखंड में भी देवस्थानम बोर्ड को वापस लिया जाएगा और इसके लिए तीर्थ पुरोहित फिर से क्या नीति अपनाएंगे? अब इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। तीर्थ पुरोहितों ने इसके लिए आवाज को बुलंद करना शुरू कर दिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साल 2019 में उत्तराखंड सरकार की तरफ से देवस्थानम बोर्ड को लागू किया गया, लेकिन तभी से तीर्थ पुरोहित इस पर विरोध करते आ रहे हैं। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तीनों कृषि कानूनों को वापस करने का ऐलान हो गया, तो अब तीर्थ पुरोहित भी देवस्थानम बोर्ड को वापस करने की मांग करने लगे हैं। पुरोहितों का आरोप है कि देवस्थानम बोर्ड को लागू कर सरकार उनके हक पर हाथ मार रही है। भाजपा की उत्तराखंड सरकार ने देवस्थानम बोर्ड करके जो भगवान को बांधने का और तीर्थ पुरोहित हकूकधारियों को सड़कों पे लाने के लिए जो कानून बनाया था, उस कानून को भी रद्द होना चाहिए, क्योंकि हम भी विगत 27 नवंबर 2019 से लगातार आंदोलित रत हैं। इसलिए कानून रद्द होना चाहिए, अहंकार का पतन होना चाहिए, और अहंकार का पतन जब होता है तो लोकतंत्र की जीत होती है, जनतंत्र की जीत होती है। हालांकि इस मसले पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थ पुरोहितों को भरोसा दिलाया है कि उनके साथ सरकार नाहक में फैसला नहीं करेगी। बाकायदा इसके लिए सरकार ने कमेटी गठित की है जो अपना काम कर रही है। देवस्थानम बोर्ड पर हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा पहले ही घोषणा की जा चुकी है और मंथन के उपरांत उन्होंने मनोहर कांझानी जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया, उच्च स्तरीय समिति बनाई। उसके अलावा उन्होंने अन्य स्रोतों के बाद भी उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार से जो पंडा पुरोहित हैं या उससे जुड़े हुए हकूकधारी हैं या अन्य जो 4 धाम से जुड़े हुए अन्य जो भी लोग हैं, वो किसी भी प्रकार से उनके परंपरागत हितों पर कोई चोट न पहुंचे, इसके लिए उन्होंने पहले ही हामी भर दी है और इसलिए उन्होंने देवस्थानम बोर्ड में वही व्यवस्थाएं की जाएंगी जो सबके हित में होंगी। अंदर ही अंदर सुलग रही देवस्थानम बोर्ड को वापस लेने की मांग अब आग की तरह फैल गई है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद अब तीर्थ पुरोहित खुलकर ये मांग उठा रहे हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रदेश सरकार वापस नहीं ले सकती, क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी सरकार ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसलों को पलटा है। बस देखना ये है कि प्रदेश सरकार मोदी सरकार की तर्ज पर देवस्थानम बोर्ड को वापस लेने का फैसला लेती है या नहीं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। 2022 के देवभूमि दंगल को फतेह करने के लिए राजनीतिक दल जोर आजमाइश कर रहे हैं। कांग्रेस की चुनावी कमान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के हाथ में है, तो बीजेपी के दिग्गज नेता उत्तराखंड के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी को उत्तराखंड के लिहाज से हर मोर्चे पर विफल बताया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस को नेतृत्वहीन करार दिया है। उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज हो चुकी है।
कांग्रेस ने 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल हल्द्वानी से फूंक दिया है। कांग्रेस नेताओं की हर संभव कोशिश यही है कि हर सीट पर जिताऊ उम्मीदवार खड़ा किया जाए और बीजेपी सरकार जिस तरह से 5 साल उत्तराखंड के लिहाज से हर मोर्चे पर विफल रही है, उसको मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा जाए। हालांकि किस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा ये आलाकमान को तय करना है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि उत्तराखंड में अगर कोई जनता के हितों की लड़ाई लड़ सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस प्रवक्ता और कुमाऊं मीडिया प्रभारी दीपक बलूटिया के मुताबिक उत्तराखंड में कांग्रेस इस वक्त काफी मजबूत स्थिति में है और पार्टी से बाहर जाने वाले लोगों या पार्टी ज्वाइन करने वाले नेताओं से किसी भी दावेदार के राजनीतिक भविष्य पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अभी ऐसी कोई बात नहीं है, सभी लोग अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं और ये निर्भर करता है आलाकमान में कि टिकट किसको मिले। तो अभी कोई टिकट नहीं हुए हैं क्योंकि अभी एक प्रक्रिया होती है। हमारे यहाँ पहले ऑब्जर्वर आते हैं, जितने भी हमारी 70 विधानसभा हैं, और जितने भी लोग प्रत्याशी आवेदक होते हैं वो आवेदन करते हैं। उसके बाद स्क्रूटनी करने के बाद हमारी जो कमेटी होती है वो तय करती है, फिर प्रदेश कमेटी जो उसको रिकमेंड करती है, स्क्रीनिंग कमेटी में जाके फाइनल होता है। भाजपा नेताओं का मानना है कि कांग्रेस उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में नेतृत्वहीन हो चुकी है और उनके पास कोई ऐसा नेतृत्व नहीं जिसकी अगुवाई में वो चुनाव लड़ सके। बीजेपी के आगे कांग्रेस कहीं नहीं टिकने वाली। उत्तराखंड में भी जो नेता भी हैं, 2-3 जो नेता भी हैं, उनके वो आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाकर कांग्रेस को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं के नेता जिस प्रकार से अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, मुझे लगता है कि जो उनके सीनियर नेता उन्होंने भी कांग्रेस को खत्म करने का एक मन जैसा बनाया है। तो निश्चित रूप से जो आरोप भी लगाते हैं कि भाई आज बीजेपी के ये नेता आ रहे हैं, वो नेता आ रहे हैं, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हो, प्रदेश नेतृत्व हो, वो केवल चुनावी मौसम में नहीं, लगातार प्रदेश के अंदर आना जाना उनका लगा रहता है। 2022 के विधानसभा चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन चुनाव के नजदीकों को देखते हुए राजनीतिक दलों की जोर आजमाइश जारी है। कांग्रेस को भले ही बीजेपी नेतृत्वहीन बता रही हो, लेकिन हरीश रावत ने जिस तरह से उत्तराखंड में चुनावी कमान संभाली है, उससे बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर होती नजर आ रही है। टाइम टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। हरीश रावत ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्ति विवाद के निपटारे के दावे को झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अधिकारों को उत्तर प्रदेश को बेच दिया गया है और भविष्य के लिए भी उत्तराखंड को नुकसान होने वाला है। इसके साथ ही हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूपी के मुख्यमंत्री के सामने आत्मसमर्पण किया है। पुष्कर धामी उत्तराखंड के हितों की रक्षा करने में नाकाम रहे। हमारा आरोप है जो 18/11/2021 की 2 CMs के बीच में बैठक है, उसमें विवादित परिसंपत्तियों पर उत्तराखंड के न केवल वर्तमान अधिकारों को उत्तर प्रदेश को सेल आउट कर दिया गया है, भेज दिया गया है, बल्कि भावी अधिकारों को भी जो जल को लेकर के सदियों तक चलेंगे उनको भी भेज दिया गया है। राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, वो अपने राज्यों के हितों को के वकील होते हैं, उनको लेकर के बात करते हैं। और इस बातचीत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आगे पूर्णतः आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जलाशयों में पर्यटन गतिविधि के लिए परमिशन मिलने पर हैरानी जताई है। हरीश रावत ने कहा कि सरकार ने जलाशयों पर यूपी का स्वामित्व माना है और राज्य सरकार ने टिहरी डैम के स्वामित्व पर यूपी को अधिकार मिल गया है। रुड़की में कांग्रेस नेता पर जबरन मकान कब्जाने का आरोप लगा है। कोटवाल आलमपुर गांव के लोगों का कहना है कि कांग्रेस नेता राज सिंह कई लोगों के साथ गांव में पहुंचे और एक ग्रामीण के घर में घुसकर गाली गलौज करने लगे। पीड़ित परिवार के विरोध करने पर नेता ने उनके साथ मारपीट की। जाल नाम है मेरा, कोटवाल के रहने वाला, और मेरी दादी लाई जमीन। कौन आया था? बदमाश आए थे, वो लाए थे राज सिंगर कब्जा करने के लिए। हो उनको पहले हमारा मुकदमे भी चले थे, उन्होंने फाइनल कर दिए। हमने मुकदमे सारे हमारे हक में होएगे।
मैं ज़बरदस्ती लेने आए थे। कल यहाँ पे लगभग 2 दर्जन बदमाश थे जी, जो इधर से आए और मकान पे भी चढ़ के कुछ नीचे खड़े थे। उन्होंने बदतमीजी की है, कब्जा लेने की कोशिश की है, मारपीट पे उतर आए जी में, और थे भी अनजान, उनके चेहरे नहीं जानते थे, हमने उन्हें कभी पहले देखा भी नहीं। लेकिन हाँ, जो राज सिंह हैं उन्हें हम अच्छी तरीके से जानते जी, उनका चेहरा ऐसा है कि जिन्हें कहीं भी पहचान लेते हैं। रुड़की में किसानों ने झबरेड़ा पुलिस के खिलाफ हल्ला बोलते हुए सीओ कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि 10 नवंबर को 4 दबंगों ने एक किसान की बेरहमी से पिटाई कर दी थी, जिसमें किसान गंभीर रूप से घायल हो गया था और अब कोमा में है। इस घटना के बाद से पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते किसानों ने प्रदर्शन कर दबंगों की गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। पिथौरागढ़ पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शहीद सम्मान यात्रा में हुए शामिल, बोले मिट्टी इकट्ठा करने में न छूटे किसी भी शहीद सैनिक का घर। 2 दशक से जो दिग्गज नहीं कर सके वो सीएम धामी ने कर दिखाया। 21 साल बाद सुलझे परिसंपत्ति विवाद के बाद जनता के बीच बड़ा भरोसा, सुरक्षित हाथों में है अब उत्तराखंड। कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद प्रदेश में तीर्थ पुरोहितों ने आवाज की बुलंद, वापस लिया जाए देवस्थानम बोर्ड का फैसला। सवाल, मोदी सरकार की तर्ज पर क्या सरकार लेगी फैसला वापस? और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान, परिसंपत्ति विवाद के निपटारे के दावे को बताया झूठा, कहा उत्तराखंड के अधिकारों को यूपी को बेचा, भविष्य में होगा नुकसान। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद रिंगाल से बना ये बेजोड़ हस्तशिल्प आज देश ही नहीं विदेशियों को भी खूब भा रहा है। इन्हें गिफ्ट हैम्पर के साथ ही साज सज्जा और अन्य कई तरह के उपयोग में लाया जा रहा है, और ये सब संभव हो पाया है उत्तराखंड सरकार की हस्तशिल्पियों के लिए शुरू की गई स्वरोजगार योजना से। सरकार ने उद्यमशील युवक युवतियों, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों को स्वरोजगार की ओर अभिप्रेरित करने का बीड़ा उठाया है। उद्योग विभाग द्वारा मार्गदर्शन देने के साथ ही उद्यम स्थापना से संबंधित सभी योजनाओं की दी जा रही है जानकारी। सरकार की इस पहल से जहां हस्तशिल्पियों को घर पर ही रोजगार मिल रहा है, वहीं उत्तराखंड के पारंपरिक हस्तशिल्प को भी मिल रही है नई पहचान। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में कराई जा रही है उपलब्ध। यहाँ पे हम कैंडी क्राफ्ट में रिंगाल से ज्वेलरी बनाते हैं और खजूर के पत्ते से ज्वेलरी बनाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा बिकती भी हैं। बाहर के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इन चीज़ों को। जो आज हमारा रिंगाल हस्तशिल्प और वुडन क्राफ्ट का हस्तशिल्प है, वो हमारे देश में ही नहीं विदेश में भी हमारे रिंगाल की जो है काफ़ी मांग हो रही है। मैं इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को धरातल पर उतार रही है उत्तराखंड सरकार।